हेलो डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं। जितने भी हमारे जीएनएम थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं सबको स्वागत है। और जैसा कि जानते हैं कि नए वीक स्टार्ट हो चुका है, तो यहां पे कम से कम मैं आप लोग को बता दूं कि आज से लेकर शनिवार तक लगातार 6 दिन आपको वीडियो मिलेगा। और तीन वीडियो, 3 कम्युनिटी हेल्थ से, 3 मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी से वीडियो होंगे। 6 दिन 6 वीडियो आएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी दोनों सब्जेक्ट के लिए हमारा लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आज जो है चौथा नंबर का यह लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोग को पता है एक दिन में हम एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि अच्छे से समझा जाए और बढ़िया से समझा जाए। तो यह क्वेश्चन नंबर चौथा है लॉन्ग का और मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी का है, ठीक है, थर्ड ईयर का। देखिए, जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं उसको अच्छे से समझिए, आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इग्नोर करके चलिएगा तो आप समझिएगा, आपका काम समझेगा, क्योंकि मैं पीडीएफ के साथ में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब जो अभी नहीं समझेंगे वो बाद में भी नहीं समझेंगे, क्योंकि जब रिवाइज करवाएंगे, रिवीजन हम करवाएंगे, 1-1.5 महीने एग्ज़ाम के रहेगा तो रिवीजन करवाएंगे। तो रिवीजन कब संभव हो पाएगा? रिवीजन में कब आप अच्छे से ध्यान से पढ़ पाएंगे? जब आपका अभी पढ़ाई हुआ रहेगा, तब रिवीजन में भी आपको सुनने में समझने में मज़ा आएगा, वरना उस समय तो और दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि प्रेशर रहेगा एग्ज़ाम का। समझ गए? चलिए तो आप लोग को पता होगा कि जब हम शॉर्ट क्वेश्चन करा रहे थे तो वहाँ पे एक्लेम्पसिया यानी प्री एक्लेम्पसिया पढ़ा चुके हैं। अब जो लोग को पता होगा कि प्री एक्लेम्पसिया क्या होता है, उनको एक्लेम्पसिया समझ में आराम से आ जाएगा, ठीक है। एक्लेम्पसिया का मतलब होता है और प्री एक्लेम्पसिया, ठीक है ना। प्री एक्लेम्पसिया जो होता है, एक्लेम्पसिया से पहले का जो सिचुएशन होता है वह प्री एक्लेम्पसिया होता है, ठीक है। चलिए तो यही आज हमको देखना है, एक्लेम्पसिया क्या होता है, इसका क्या कारण है, लक्षण क्या है, स्टेजेज कौन से अवस्था होते हैं, मैनेजमेंट इसका क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा, नर्सिंग केयर क्या होगा। तो मेरे डियर, नर्सिंग केयर को मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि नर्सिंग केयर मैं प्री एक्लेम्पसिया में बता चुका हूं, या बहुत सारे आप थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, तो कौन से मरीज को नर्सिंग केयर कैसे देना है इतना आपको समझ में होनी चाहिए। बाकी नर्सिंग केयर के अलावा जितने भी है, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, स्टेज, सिम्टम्स, कॉज, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझिए एक्लेम्पसिया होता क्या है। तो एक बात बताइए, आपको याद है तो प्री एक्लेम्पसिया में क्या होता था? तो प्री एक्लेम्पसिया में होता यह है कि जो गर्भवती महिला होती है उसका शरीर में क्या होता है, सूजन हो जाता है, गंभीर सूजन हो जाता है, हाथ पैर में, फेस में सूजन आ जाता है, ठीक है ना। उसका हाइपरटेंशन हो जाता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद उसका जो यूरिन होता है, यूरिन में प्रोटीन का मात्रा बढ़ने आने लगता है, ठीक है। तो यह मुख्यतः 3 कारण जो है प्री एक्लेम्पसिया में आप लोग को पढ़े थे कि यह 3 कारण जो है प्री एक्लेम्पसिया को सूचित करता है। प्रेगनेंसी पीरियड में अगर ये सब चीज़ें हो रहा है तो वह प्री एक्लेम्पसिया है। लेकिन एक्लेम्पसिया की बात आएगी तो यह तीनों कंडीशन में क्या होगा मैं बता देता हूँ। ये जो तीनों कंडीशन, हाइपरटेंशन हो, ठीक है, या फिर बॉडी में सूजन हो, या प्रोटीन आना हो यूरिन में, यह तीनों में गंभीर स्थिति होता है तो जाके यह एक्लेम्पसिया हो जाता है, ठीक है। अगर ये चीज़ें हल्का फल्का है तो प्री एक्लेम्पसिया होगा, लेकिन अगर ये सब चीज़ें अगर गंभीर रूप ले लेता है तो वह एक्लेम्पसिया आ जाता है, ठीक है। समझ गए? चलिए यह रोग प्री एक्लेम्पसिया की बढ़ी हुई गंभीर अवस्था है। मैंने क्या बताया, वही चीज़ें बताया कि जो चीज़ें प्री एक्लेम्पसिया में था वो अगर ख़तरनाक हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा, तो वो जो है एक्लेम्पसिया में आ जाता है, ठीक है। समझ गए? चलिए इसमें प्री एक्लेम्पसिया के लक्षणों के साथ में दौरे पड़ते हैं, कोमा मतलब अचेतन हो सकते हैं, इसका भी स्थिति सम्मिलित हो जाती है, इसीलिए इसे टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। मेरे डियर, आपको समझना पड़ेगा, एक्लेम्पसिया को टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि प्री एक्लेम्पसिया में मैंने आपको क्या बताया था, अभी भी बताया हूँ कि हाइपरटेंशन होता है, गर्भवती महिला को शरीर में, पैर हाथ टांगों में सूजन हो जाता है, ठीक है, और यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। तो यह प्री एक्लेम्पसिया में नॉर्मल होता है, तो प्री एक्लेम्पसिया होगा। लेकिन एक्लेम्पसिया जब हो जाएगा तो यह प्री एक्लेम्पसिया जो ये लक्षण सब है, यह गंभीर स्थिति में आ जाता है तो यह एक्लेम्पसिया बन जाता है, ठीक है। और इस लक्षण के साथ साथ, मतलब इसके साथ साथ में और भी कुछ लक्षण जुड़ते हैं, जैसे दौरे पड़ना, कलभंसन, ठीक है, कोमा में जाना, अचेतन होना, यह भी जो है इसमें सम्मिलित हो जाता है, तो यह जो है एक्लेम्पसिया बन जाता है।
इसीलिए इसे टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे कि एक्लेम्पसिया, सीधा समझिए कि प्री एक्लेम्पसिया के बढ़ी हुई गंभीर अवस्था जो है एक्लेम्पसिया होता है। और प्री एक्लेम्पसिया में क्या होता है अभी भी बताएं, पहले भी बताए हुए हैं। साथ में इसमें होता और ये भी है कि कन्वल्सन मतलब दौरा पड़ने लगता है और कोमा में पेशेंट चला जाता है, मतलब अचेतन हो जाता है, और यह भी जो है स्थिति सम्मिलित हो जाता है एक्लेम्पसिया में। ठीक है, यानी प्री एक्लेम्पसिया के तो लक्षण होंगे ही होंगे, साथ में उसमें दौरा भी जो है शामिल हो जाता है और अचेतन भी शामिल हो जाता है, किसमें, एक्लेम्पसिया में। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब जिस प्रकार से मैं आपको कारण बताया था, तो वहाँ पे मैं आपको कारण में प्री एक्लेम्पसिया में मैंने बता रखा है कि इसका कोई ज्ञात कारण, अभी तक एग्जैक्ट कारण पता नहीं चल पाया है कि यह सब किस कारण से होता है। सहायक कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक एग्जैक्ट जो रीजन कॉजेज होना चाहिए वह अभी तक अज्ञात है, इसके कारण अज्ञात है। प्री एक्लेम्पसिया के गंभीर लक्षणों के साथ में इसमें दौरे पड़ना और कोमा मतलब मूर्छा आना होता है, तो यह अवस्था एक्लेम्पसिया बन जाता है। देखिए, प्री एक्लेम्पसिया में भी कारण अज्ञात था, यहाँ भी कारण अज्ञात ही है, लेकिन चूंकि यह एक्लेम्पसिया है तो ऊपर में हम लोग देखे हैं कि यह प्री एक्लेम्पसिया के बढ़ी हुई गंभीर अवस्था होता है, साथ में इसमें कोमा उपस्थित होता है और कन्वल्सन भी आ जाता है, तो इस कारण से यह जो है क्या बन जाता है, एक्लेम्पसिया हो जाता है। तो कारण में मेन लिखिएगा कि कारण अज्ञात है, साथ में लिखिएगा, लेकिन इसमें प्री एक्लेम्पसिया के लक्षण जो है ये एक्लेम्पसिया के कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए ना। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे लक्षण। लक्षण देखेंगे कि अगर इसमें पेशेंट को मतलब गर्भवती महिला को एक्लेम्पसिया होता है तो उसमें जो है क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, देख लीजिए। सेरेब्रल एडिमा के कारण जो है, सेरेब्रल एडिमा के कारण बेहोशी तथा दौरे पड़ने लगते हैं और ये दौरे एक्लेम्पसिया के मुख्य कारण होते हैं। मेरे डियर, अभी ऊपर में बताए हैं कि इसमें क्या होता है, प्री एक्लेम्पसिया के साथ साथ में दौरे पड़ना और अचेतन होना यानी मूर्छा आना जो है पेशेंट में मुख्य जो है इसका क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, सेरेब्रल जो ओडिमा होता है इसके कारण से मरीज में बेहोशी और दौरे पड़ने लगते हैं और ये दौरा जो है एक्लेम्पसिया का मुख्य लक्षण होता है। एक्लेम्पसिया का मुख्य लक्षण क्या होता है, दौरे पड़ना और बेहोशी होना। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि यह प्री एक्लेम्पसिया के बढ़े हुए लक्षण होते हैं, गंभीर अवस्था होते हैं, तो एक्लेम्पसिया में कहीं ना कहीं प्री एक्लेम्पसिया का भी लक्षण आ जाएगा। तो महिला का रक्तचाप बढ़ा रहता है, ओके, रोगी का मूत्र कम आता है, मतलब कम आना अल्गुरिया और बिल्कुल नहीं आना एनुरिया। ठीक है, जी में चलता है, उल्टी होता है, ये तो गर्भवती में नॉर्मल चीज़ें हैं। उदर के ऊपरी भाग में दर्द होता है और ऐंठन होता है, एस्पाज्मिक होता है। ठीक है ना, मस्तिष्क में रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है। क्यों, क्योंकि ऊपर में अभी देखे हैं कि सेरेब्रल ओडिमा हो जाता है। सेरेब्रल ओडिमा के मतलब है कि मस्तिष्क में भी जो है सूजन होने के कारण बेहोशी और दौरे पड़ने लगते हैं, और ये जो है सबसे मुख्य जो है लक्षण होते हैं एक्लेम्पसिया के। ठीक है, तो जब ओडिमा हो जाएगा सिर में तो मस्तिष्क में रक्त और ऑक्सीजन के आपूर्ति तो कम हो ही जाएगा। महिला को ललाटिए सिर दर्द, फ्रंटल हेडक होता है। अब चूँकि सेरेब्रल ओडिमा होता है तो ललाटिए फ्रंटल हेडक तो होगा ही होगा। तो ये सब जो है आपके क्या हो गए, लक्षण हो गए। लक्षण याद रखिएगा कि सेरेब्रल ओडिमा होने के कारण पेशेंट में दौरा और मूर्छा आता है। ठीक है, जो सबसे मुख्य लक्षण है एक्लेम्पसिया का। उसके बाद लिखिएगा रक्तचाप बढ़ाएगा, प्रोटीन, यूरिन में प्रोटीन आएगा, यूरिन कम होगा। ठीक है, मस्तिष्क में ऑक्सीजन का कमी होगा, रक्त प्रवाह कमी होगा, महिला के हेडेक होगा, फ्रंटियल। ठीक है ना, तो ये सब जो है आपके एक्लेम्पसिया का क्या होता है आपके, और सूजन भी होगा। तो यह एक्लेम्पसिया के लक्षण हो गया। तो लक्षण में मेन आप लोग लिखिएगा दौरा पड़ना और मूर्छा आना जो है पेशेंट का एक्लेम्पसिया में सबसे मुख्य लक्षण है, और बाद बाकी जो लक्षण आप लोग प्री एक्लेम्पसिया में देखे थे वही यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, और साथ में सेरेब्रल ओडिमा के कारण मस्तिष्क में रक्त और ऑक्सीजन का आपूर्ति कम हो जाता है और फ्रंटियल हेडेक होने लगता है। ठीक है, समझ गए, लक्षण भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए,
मैं बार बार बताता हूँ, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप में याद करते चलिएगा ना तो बड़ी आसान होता है याद करना। और अपने आप सीरियस ले लीजिएगा, दिमाग कहीं और रहेगा, सोचिएगा कि इस काम के साथ हम एक काम भी कर ले तो वहाँ पे क्वेश्चन याद नहीं होगा। अब हम लोग से अवस्था स्टेज भी पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा है ना कि एक्लेम्पसिया के कौन कौन से स्टेज होते हैं बताइए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक्लेम्पसिया के दौरे के 4 अवस्था होते हैं, आपको समझना है। चूँकि हम लोग अवस्था में देखे हैं कि एक्लेम्पसिया में मुख्य लक्षण दौरे पड़ना ही होता है, ठीक है ना। तो एक्लेम्पसिया का जो अवस्था होता है वह एक्लेम्पसिया के दौरे की 4 अवस्था होता है, कन्वंसल के 4 अवस्थे होते हैं, ठीक है। पहला है प्री मोनेटरी स्टेज। प्री मोनेटरी स्टेज का मतलब होता है कि यह अवस्था आधी मिनट तक रहती है। स्त्री की आंखें ऊपर को अथवा साइड में घूम जाती है, हाथ पैर चेहरा तथा जीभ की पेशियां अनियंत्रित होकर फड़कने लगती है। आप लोग देखते होइएगा कि जब कोई पेशेंट को दौरा पड़ता है तो वह आँख जो है देखते हुएगा तरेरने लगता है, ठीक है। उसका आँख बड़ा बड़ा लगेगा, बाहर की तरफ आँख उसका निकल जाएगा, एकदम आँख जो है उसका क्या हो जाता है, खुला के खुला रहने लगता है, हाथ पैर टाइट करने लगता है आदमी। तो दौरा पड़ने पर ऐसे होता है ना, झटका जब पेशेंट को लगता है, मूर्छा लगता है, तो आप लोग नॉर्मली देखते होइएगा कि पूरा आँख उसका जो है तरेरने लगेगा। लैंग्वेज देहाती भाषा में कहते हैं ना कि आँख तरेर देना, मतलब आँख पूरा का पूरा एकदम खोल देना, आँख बड़ा बड़ा दिखाई देने लगना, और वह आँख जो है इधर उधर घूम जाएगा, ठीक है, या ऊपर के साइड हो जाता है, समझ रहे हैं ना। और ये जो प्री मोनेटरी स्टेज होता है, चूँकि हम लोग दौरा की ही अवस्था देख रहे हैं, दौरा की अवस्था क्यों देख रहे हैं, क्योंकि एक्लेम्पसिया के सबसे मुख्य लक्षण दौरा पड़ना ही होता है, ठीक है ना। वो सब तो प्री एक्लेम्पसिया के लक्षण होता ही है इसमें इंक्लूड, लेकिन दौरा पड़ना एक्लेम्पसिया का सबसे मुख्य लक्षण होता है, और दौरा पड़ने के आधार पर ही हम इसके अवस्था को अलग अलग बांटे हैं। तो पहला है प्री मोनेटरी स्टेज। पहला स्टेज याद रखिएगा, प्री मोनेटरी स्टेज। देख लीजिए यहाँ पे दौरा है, दौरे ही दिया गया है, ठीक है ना। देखिए अवस्था में एक्लेम्पसिया के दौरे मतलब कन्वंसल की 4 अवस्था हैं। पहला है प्री मोनेटरी स्टेज। प्री मोनेटरी स्टेज में क्या है कि यह आधा मिनट तक ही रहती है, ज़्यादा यह रहता नहीं, आधा मिनट मतलब 30 सेकेंड तक यह रहता है। इसमें स्त्री जो है आँख अपना ऊपर या साइड में घूम जाता है स्त्री का आँख, ठीक है, और हाथ और पैर और चेहरा तथा जीभ की पेशियां अनियंत्रित होकर जो है ट्विचिंग होने लगता है, फड़कने लगता है, ठीक है, हाथ पैर टाइट करने लगता है। देखते होइएगा जीभ जो है बाहर की तरफ निकालने लगता है पेशेंट जब दौरा पड़ता है, तो होता है ना। तो यह जो प्री मोनेटरी स्टेज होता है आधा मिनट का अवस्था होता है, और इसमें क्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ओके। दूसरा है टॉनिक स्टेज। टॉनिक स्टेज जो होता है यह ऐंठन की अवस्था आधे मिनट की रहती है, यह भी आधे मिनट की ही है, ठीक है ना। हाथों की मुट्ठी भींचने लगती है, डायफ्राम में भी ऐंठन होने लगता है और श्वसन क्रिया अवरुद्ध होती है, चेहरे की पेशियां फड़कती है, जीभ बाहर को निकल जाता है। मेरे डियर दूसरा स्टेज है टॉनिक स्टेज। अब जब कोई पेशेंट को दौरा पड़ता है तो पहले आँख तरेरता है, ठीक है, हाथ पैर इधर से उधर पटकने लगता है, ठीक है, तो वो आधे मिनट का प्री मोनेटरी स्टेज में होगा। दूसरा टॉनिक स्टेज होता है मतलब एंठन का स्टेज। अब जब दूसरे स्टेज में पेशेंट जाता है तो दूसरे अवस्था भी आधे मिनट का होता है, और इसमें पेशेंट जो है मुट्ठी अपना हाथ का कस के मुट्ठी बांध लेता है, और उसके जितने भी मांसपेशी है, चाहे वह आपके डायफ्राम का मांसपेशी हो, चाहे वह श्वसन क्रिया में हो या चेहरे के मांसपेशी हो, ये सब जो है ऐंठन होने लगता है और जीभ जो है बाहर की तरफ निकल जाता है पेशेंट का। तो यह टॉनिक स्टेज होता है, ऐंठन का अवस्था होता है, ठीक है। इसमें पेशेंट का ऐंठन होने लगता है मांसपेशियों में, जैसे मुट्ठी बांधने लगता है पेशेंट, डायफ्राम जो है ऐंठन होने लगता है, श्वसन रुक जाता है, चेहरे की पेशियां जो है फड़कने लगता है और जीभ बाहर निकल जाता है। तो यह टॉनिक स्टेज होता है, ठीक है। तीसरा आप मेरे डियर देखिएगा कन्वल्सिव स्टेज है। कन्वल्सिव स्टेज का मतलब होता है कि इसकी अवधि 5 मिनट तक रहती है, मुख से झाग व लार निकलने लगती है, दांतों से जीभ कट सकती है, शरीर की समस्त मांसपेशियों में संकुचन और सिंथलन होती है, सांस लेने पर घर घर जैसी आवाज़ निकलती है। अब देखते होइएगा जब कोई पेशेंट पूर्ण रूप से जब पेशेंट के बेहोश हो गया, ठीक है, पेशेंट का दौरा पड़ने लगता है, तो देखते होइएगा जीभ बाहर निकाल देगा और जीभ पर अपना दांत जो है बैठाने लगता है पेशेंट, उसका जबड़ा जो है मजबूती के साथ बंद होने लगेगा। तो अगर जीभ बाहर निकाला है तो जीभ उसका कट सकता है, ठीक है। इस दौरान जो है पेशेंट का मुँह से झाग निकलने लगता है, लार निकलने लगता है, ठीक है, जीभ कटने का डर रहता है।
संपूर्ण शरीर में जो ऐंठन है वह संकुचन हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है बॉडी, और सांस लेने पर घर घर के जैसे आवाज़ आता है। कौन से अवधि में? कन्वंसल अवधि में, यानी दौरे पड़ने के स्थिति, और यह 5 मिनट का स्थिति होता है। ठीक है, समझ गए चीज़ों को। चलिए, एंड चौथा स्थिति है कोमा स्टेज। इस अवस्था की अवधि निश्चित नहीं रहती है, रोगी बेहोश हो जाता है। जब स्त्री होश में आती है तो उसे कुछ याद नहीं होता है। मेरे डियर, चौथा स्टेज है कोमा। इसमें पेशेंट जो है बिल्कुल बेहोश हो जाता है, पेशेंट को कुछ आता पता नहीं रहता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर इस समय पेशेंट को कुछ आप कर भी दीजिए या डेथ भी हो जाएगा, फिर भी पेशेंट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं होगा, क्योंकि पेशेंट यहाँ पे अचेतन में चला जाता है, कोमा स्टेज में चला जाता है, जहाँ पे पेशेंट का कुछ जो है पता नहीं चलता है। सिर्फ पेशेंट का जो है क्या होता है कि हार्ट बीट ये सब चलते रहता है, बाकी उसके ऊपर नियंत्रित खुद को नहीं रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 स्टेज होता है। मैंने आपको क्या स्टेज अवस्था पढ़ाया? तो चूँकि एक्लेम्पसिया जो है मुख्य रूप से दौरा पड़ना और मूर्छा आना का लक्षण है। ठीक है, मुख्य रूप से तो दौरे पड़ने के 4 अवस्था होते हैं। पहला प्रीमोनेटरी स्टेज होता है, जहाँ पे आधे मिनट के लिए पेशेंट का जो है क्या होता है, यह सिचुएशन आता है। उसके बाद हमारा टॉनिक फेज होता है, जहाँ पे पेशेंट का शरीर का जो मांसपेशी है वह ऐंठन होने लगता है। ठीक है, जीभ बाहर की तरफ आने लगता है। तीसरा फेज होता है हमारा कन्वल्सल फेज। कन्वल्सल फेज में पेशेंट को 5 मिनट का समय लग सकता है। पेशेंट को पूर्ण दौरा यहाँ पे आने लगता है, जीभ बाहर निकल जाता है, और इस अवस्था में पेशेंट के मुंह से झाग और लार निकलने लगते हैं, और साथ में पेशेंट के जो है जबड़ा कस के बंद होने लगते हैं, और इससे जो है जीभ कट सकता है। ठीक है, चूँकि जीभ बाहर आया रहता है, तो ज़्यादा अगर जबड़ा कस के बंद होगा तो दांत जीभ पर आएगा और कट सकता है। ठीक है, चौथा फेज होता है पूर्ण रूप से पेशेंट का बेहोश हो जाना या मूर्छित हो जाना, कोमा का स्टेज होता है, जहाँ पे जो महिला होती है वह क्या होती है कि इसका कोई निश्चित अवधि नहीं होता है। इसमें जितना देर तक जो है होने वाला होगा बेहोशी उतना देर तक होगा। अगर उसके बाद मैनेजमेंट इसका किया जाएगा तो पेशेंट होश में आ जाता है। ठीक है, और इसके होश में आने के बाद पेशेंट को, महिला को कुछ याद नहीं रहता है कि हमारे साथ क्या हुआ। समझ गया चीज़ों को। चलिए, तो ये चौथा कोमा स्टेज हो गया। अब हम लोग को देखना है प्रबंध। इसका प्रबंध क्या क्या चीज़ें हो सकता है, चलिए प्रबंध को देखते हैं। मेरे डियर, इसके मैनेजमेंट क्या करेंगे? अगर उसको दौरा पड़ने लगता है पेशेंट में, तो उसको दौरा पड़ने के समय जो है इन सारे अवस्थाओं को मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे? तो रोगी को निरंतर निगरानी करनी चाहिए, उसके वाइटल साइन को नोट करनी चाहिए। अगर पेशेंट में एक्लेम्पसिया का लक्षण हो तो हमेशा जो है पेशेंट के साथ में एक ना एक को रखना चाहिए, ताकि निरंतर उस पर निगरानी किया जा सके। और साथ में क्या करना चाहिए कि जैविक चिन्ह, वाइटल साइन का लगातार चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, 2 है जबड़ों के मध्य मुख खोलने वाला माउथ गैग लगा देना चाहिए, ताकि जीभ ना कटे। अब एक माउथ गैग आता है, अगर लगे आपको कि पेशेंट के अंदर जो है दौरा पड़ने लगा है और जीभ जब वो बाहर निकालने लगे शुरुआती अवस्था में ही, तो उसको क्या कर दे कि मुंह में माउथ गैग लगा दे, ताकि जीभ पर जो है दांत ना पड़े और जीभ कटने से बच सके। ठीक है, तीसरा है मूर्छा या दौरे के समय में मुख से निकलने वाला झार या लार को श्वास नली में जाने से रोकना चाहिए। इसलिए रोगी को साइड में लिटाने की कोशिश करनी चाहिए और उसके मुख को साफ करते रहना चाहिए। चूँकि मुंह जब पेशेंट दौरा पड़ेगा तो हो सकता है पेशेंट के मुंह से कन्वल्सल स्टेज देखें, वहाँ पे झाग और लार निकल सकता है। तो ऐसे में अगर मान गए पेशेंट को चित सोया है, उसके मुँह से अगर जो लार और झाग निकल रहा है, हो सकता है उसको बैक मार के उसके श्वसन नली में चला जाए वह झाग। और तो इसलिए क्या करें कि पेशेंट को साइड लाइंग मतलब करवट लिटा देना चाहिए, ताकि पेशेंट का जो झाग और जो लार है वह बाहर की तरफ निकल जाए, अंदर श्वास नली में ना जाए। ठीक है, चौथा है गर्भिणी के गर्भ में स्थित शिशु की FSHH को सुनकर नोट करना चाहिए, फीटल हार्ट साउंड। ठीक है ना, अब गर्भ में चूँकि गर्भ के दौरान यह समस्या आता है एक्लेम्पसिया का, तो गर्भ में जो बच्चा है, शिशु है, इसके हार्ट को साउंड को सुनकर नोट करना चाहिए। अगर नहीं साउंड को सुनेंगे तो महिला के साथ में उसके बच्चे को भी कॉम्प्लिकेशन आ सकता है और हार्ट बीट रुक सकता है और अंदर डेथ हो सकता है। इसलिए हार्ट साउंड सुनते रहना चाहिए, नोट करते रहना चाहिए। 5वां है रोगी को यूटेरिन पाल्पेशन को नोट करना चाहिए। ठीक है, पेशेंट को जो यूटेराइन पाल्पेशन है, मतलब जो यूट्रस का जो
धड़कन है, यूट्रस जो धड़कने का जो लय है उसको भी नोट करना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है रोगी को कमरा हवादार, स्वच्छ, शांत होना चाहिए। रोगी को सीडेटिव आईवी डेक्स्ट्रोज जो है डेक्स्ट्रोज के साथ देना चाहिए, ठीक है। अब रोगी का जो कमरा हो, चूँकि रोगी बेहोश हो जाता है, कोमा में चला जाता है, तो रोगी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हवादार कमरा की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम शांत और हवादार कमरा प्रदान करेंगे और साथ में जो सीडेटिव दवाइयाँ देंगे वह आईवी डेक्स्ट्रोज के साथ में मिलाकर देंगे, ठीक है। आईवी मतलब इंट्रावेन के माध्यम से, ओके। 7वां है सक्शन, चूसन के द्वारा मुख या मार्ग की सफाई करना चाहिए। और मुख से अगर झाग उग बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो सक्शन के द्वारा सक्शन करके मुख का या वायु मार्ग की सफाई करेंगे। एंड 8वां है महिला को ऑक्सीजन की आपूर्ति में सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो वेंटिलेटर का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि महिला को ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो इसको सावधानी पूर्वक आपको देनी चाहिए, इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकता है महिला के साथ में। अगर आवश्यकता हो तो वेंटिलेटर पर महिला को रखते हैं। तो यह कुछ प्रबंध है जिसको दौरा पड़ने के समय हम जो है काम में ला सकते हैं। तो ये जो अभी प्रबंध देखे हैं यह दौरा को नियंत्रित करने के लिए या फिर जो दौरा के समय जो चीज़ें होता है उससे बचने का प्रबंध था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक्लेम्पसिया का उपचार, देखेंगे कि एक्लेम्पसिया का क्या क्या उपचार ट्रीटमेंट मौजूद है। पहला है मेरे डियर, दौरे की स्थिति में सर्वप्रथम मैग्नीशियम सल्फेट MgSO का प्रयोग करना चाहिए। यह ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। देखिए अगर पेशेंट को कन्वल्सन आ रहा है, दौरे पड़ रहा है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए और यह ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ठीक है। यह चॉइस पर आधारित होता है। आप चाहें तो इसके अलावा और सारे दवाइयाँ डॉक्टर के अनुसार दे सकते हैं। अन्य दवाइयाँ जैसे सीडेटिव दवाई होता है डाइजापाम, देख लीजिए ठीक है, क्लोप्रोमाजाइन, प्रोमेथ्रिजाइन इंजेक्शन और गार्डिनल पेंटाडाइन, ठीक है, पेट्रीडाइन। तो हम जो है मैग्नीशियम सल्फेट के अलावा, चूँकि मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग ऑफ चॉइस है, हम इसके अलावा जो भी दवाइयाँ हैं वह डॉक्टर के निर्देशानुसार देंगे, जैसे डाइजापाम, क्लोरोप्राम, ठीक है, प्रोमेथ्राजाइन इंजेक्शन और गार्डिनल, उसके बाद पेट्रीडाइन। तो ये याद रखिएगा, ओके। चलिए दूसरा है उच्च रक्तचाप की स्थिति में रोगी को उच्च रक्तचाप रोधक व मूत्रल दवाइयाँ चिकित्सक के आदेशानुसार दी जाती है। अब चूँकि पेशेंट को हम लोग देखे हैं कि इसमें उच्च रक्तचाप भी हो सकता है, चूँकि यह प्री एक्लेम्पसिया का ही एक गंभीर लक्षण एक्लेम्पसिया होता है, तो इसमें हाइपरटेंशन तो होगा ही होगा। तो अगर हाइपरटेंशन है तो इसके लिए मूत्रवर्धक दवाइयाँ देंगे, ठीक है, जैसे लैसिक्स देंगे, निफिडिपिन देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, हाइड्रेलिजाइन देंगे, ठीक है। तो इसमें से लैसिक्स और नाइट्रोग्लिसरीन और निफिडिपिन, कम से कम लैसिक्स और नाइट्रोग्लिसरीन याद रखिएगा। यह क्या करता है कि शरीर से पानी को निकालता है, जो अधिक पानी है उसको निकालता है, और जैसे ही शरीर से अत्यधिक पानी का स्टोर निकलेगा तो BP कम जाता है, ठीक है। तीसरा जो देखिएगा, रक्तचाप के नियंत्रण हो जाने पर, ठीक है, इनमें से उपयुक्त दवा को मुख द्वारा देते रहना चाहिए। अगर रक्तचाप के नियंत्रित हो जाता है तो इसके जो भी रक्तचाप BP का दवाइयाँ हैं वह मुख के द्वारा देते रहेंगे, ठीक है। हृदय रोगी को उचित मात्रा में डिजोक्सिन का इंजेक्शन IV मार्ग द्वारा देते हैं। अब कोई ऐसे महिला है, ठीक है, जिसका जो है हार्ट का भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए डिजोक्सिन का IV इंजेक्शन देते रहेंगे, ठीक है ना। एस्फेक्सिया मतलब श्वसन रुकने से, ठीक है, आवश्यकता अनुसार रोगी को ऑक्सीजन दी जानी चाहिए। अगर ऑक्सीजन में प्रॉब्लम है तो पेशेंट को जो है क्या करेंगे, ऑक्सीजन देते रहते हैं। नेक्स्ट है छठा, सोप के कम करने के लिए, मतलब एडिमा को, सूजन को कम करने के लिए डायूरेटिक जैसे लैसिक्स आदि दिया जाना चाहिए। लैसिक्स में फुरसामाइड आता है, ये देना चाहिए, तथा मूत्र त्याग के लिए कैथेटर का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह सब जो है प्रयोग हमारा क्या चीज़ के लिए था, तो ये सब प्रयोग जो है हमारा कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं क्या चीज़ के लिए है, एक्लेम्पसिया के उपचार जो है हम लोग देखें हैं। उपचार में क्या क्या देंगे, लैसिक्स देंगे BP कम करने के लिए, सूजन कम करने के लिए लैसिक्स में ही फुरसामाइड आता है। BP के लिए बहुत सारे दवाइयाँ, एम्लोडिपिन आता है, ठीक है ना, टेलमिसार्टेन आता है। तो BP के लिए आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ देंगे। उसके बाद सोप कम करने के लिए क्या करेंगे,
शोप कम करने के लिए शरीर में क्या करेंगे, डायूरेटिक दवाइयाँ देंगे, आवश्यक प्रबंध करेंगे, पेशेंट को आरामदायक देंगे, वायु मार्ग खोलेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होता है, समझ गए। चलिए अब ये हो गया आपका यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग लेबर के दौरान अगर एक्लेम्पसिया के लक्षण होते हैं तो आप क्या करेंगे। चूँकि जो पेशेंट मान गए प्रसव से पहले गर्भ अवस्था में अगर किसी को एक्लेम्पसिया है, मतलब प्री एक्लेम्पसिया का गंभीर लक्षण है, तो जाहिर सी बात है कि उसको जब लेबर होते रहेगा उस दौरान भी अटैक करेगा यह सभी लक्षण। तो उस लेबर के दौरान क्या प्रबंध करेंगे, चलिए देखते हैं लेबर के समय का। ड्यूरिंग लेबर एक्लेम्पसिया की स्थिति में प्रबंध, देखिए आपको एक्चुअल जो आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो समाप्त हो चुका है। जैसे आप लोग देख ही लिए एक्लेम्पसिया क्या होता है, कारण क्या है, लक्षण क्या होते हैं, अवस्था कौन कौन से होते हैं, प्रबंध क्या होता है और उपचार क्या होता है। उपचार देख लिए और लास्ट में उसको आप जो है नर्सिंग मैनेजमेंट लिख दीजिएगा, नर्सिंग केयर लिख दीजिएगा एक्लेम्पसिया वाले पेशेंट के लिए, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहीं पे, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ इसमें और जोड़ देते हैं हम कि अगर मान गए चूँकि ये प्रॉब्लम है तो हो सकता है लेबर के समय में भी ये समस्या आ सकता है। तो जब लेबर के समय आएगा तो इसका मैनेजमेंट कैसे होगा देख लीजिए। एक्लेम्पसिया की स्थिति में प्रसव का प्रबंध मुख्य रूप से दौरे की स्थिति एवं गर्भ अवस्था की अवधि पर निर्भर करता है, ठीक है। देखिए एक्लेम्पसिया की स्थिति में अगर किसी का प्रसव का प्रबंध करना है तो मुख्य रूप से उसके हम दौरे की स्थिति का एवं गर्भ अवस्था के अवधि का निर्भर करता है और उसी को हम लोग प्रबंध भी करते हैं, ठीक है। कौन कौन से, पहला स्थिति बनता है जब दौरे अनियंत्रित हो व स्त्री को गर्भ अवस्था की अवधि 37 सप्ताह से अधिक हो, तो इस स्थिति में सिजेरियन सेक्शन द्वारा प्रसव करा दिया जाता है। मान गए पेशेंट को बार बार दौरे पड़ रहा है, तो जब बार बार दौरे पड़ रहा है तो जब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा तो और ज़्यादा दौरा ही पड़ेगा। तो उस कंडीशन में मान गए पेशेंट को क्या करेंगे कि स्थिति नंबर कंडीशन नंबर 1 में हम पहले ही जो है क्या कर देंगे कि 37 सप्ताह अगर समय हो गया रहेगा गर्भ का, तो हम 37 सप्ताह के बाद सिजेरियन सेक्शन द्वारा बच्चे का क्या करेंगे, प्रसव करा देंगे, ठीक है। पर सिजेरियन सेक्शन मतलब चीरा लगा के बच्चे को डिलीवरी जो है करवा दिया जाएगा। तो यह पहला कंडीशन होता है जब दौरा नियंत्रित हो, ठीक है। जब दौरे नियंत्रित हो वह स्त्री की गर्भ अवस्था की अवधि 37 सप्ताह से अधिक हो गई हो, तो इस स्थिति में सिजेरियन सेक्शन द्वारा प्रसव करा दिया जाता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है यदि दौरा नियंत्रित में हो परंतु शिशु प्री मैच्योर हो तो उसे उस अवस्था में शिशु के परिपक्व होने तक स्त्री तथा शिशु दोनों की देखभाल करनी चाहिए तथा कम से कम 34 सप्ताह की गर्भ अवस्था पूरी होने के प्रयास किया जाता है। स्थिति ठीक होने पर प्रेरित प्रसव अथवा सिजेरियन सेक्शन द्वारा गर्भ अवस्था का समापन कर दिया जाता है। मेरे डियर यहाँ पे ये कह रहा है कि दौरा भी यहाँ नियंत्रित हो, ठीक है, परंतु जो बच्चा हो वह प्री मैच्योर में हो, मतलब अपरिपक्व में हो, तो हम कम से कम 34 सप्ताह का इंतज़ार करते हैं कि बच्चा अगर 34 सप्ताह तक मैच्योर हो जाता है तो उससे सिजेरियन सेक्शन द्वारा या प्रेरित प्रसव द्वारा जो है इसे प्रसव करा दिया जाएगा। अगर मान गए, ठीक है, अगर मान गए बच्चा अगर ठीक हो जाता है सब चीज़ तो अच्छी बातें हैं। तो यह सब दौरे की अवस्था होता है, समझ गए। तीसरा अवस्था है, देखिएगा स्थिति है जब रोगी के दौरे नियंत्रित में ना हो, मतलब जब दौरा अनियंत्रित हो और प्रसव की प्रक्रिया भी प्रारंभ ना हो, तो इस स्थिति में प्रेरित प्रसव इंडक्शन ऑफ डिलीवरी अथवा सिजेरियन सेक्शन द्वारा गर्भ अवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। अब यहाँ पे होता यह है कि स्थिति नंबर 3 में कि जब रोगी का दौरा अनियंत्रित हो, ठीक है, प्रसव प्रक्रिया भी प्रारंभ न हो, मतलब अभी प्रक्रिया जो है प्रसव का शुरू न हुआ हो, तो इस स्थिति में या तो प्रेरित प्रसव के द्वारा या सिजेरियन सेक्शन द्वारा गर्भ अवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। और यह जो है अवस्था कोई भी अवस्था हो सकता है, कितना भी सप्ताह का, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस सिर्फ हम ये देखेंगे कि क्या पेशेंट में अनियंत्रित रूप से दौरे आ रहे हैं, ठीक है, और अभी तक प्रसव का कोई प्रक्रिया भी नहीं शुरू है, तो इस कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन द्वारा या प्रेरित प्रसव द्वारा जो है गर्भ अवस्था को समाप्त कर देना ही चाहिए, यही अच्छा होगा। ओके,
एंड चौथा है माय डियर, यहाँ पे देखिए स्थिति नंबर 4 है, स्थिति नंबर चौथा है, यदि शिशु की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है तो गर्भ अवस्था भी समाप्त हो जाती है, शिशु की डिलीवरी स्वतः ही हो जाती है एवं एक्लेम्पसिया के सभी लक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। मान गए अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, लेडीज में बहुत ज़्यादा दौरा उड़ा पड़ा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ और उसके कारण जो है बच्चा का डेथ हो गया गर्भ में ही, तो इंजेक्शन स्वतः विधि द्वारा ही बच्चा जो है जो मृत्यु कर गया है गर्भ में वह निकल जाता है और धीरे धीरे जो एक्लेम्पसिया का लक्षण है वह ऑटोमेटिक समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह 4 अवस्था होता है। चारों अवस्था को आप लोग चारों स्थिति को अच्छे से देखिएगा। बाकी इम्पोर्टेंट आपका ऊपर तक ही था, उपचार तक ही था। यह प्रसव के दौरान की बातें आपको बता दिया गया है। अगर पूछ ले एग्ज़ाम में कि एक्लेम्पसिया वाले मरीजों के अवस्थाओं में कैसे जो है प्रसव करवाएंगे, तब जाके यह चारों स्थिति को आप लोग लिखिएगा, वरना उपचार के बाद सीधा नर्सिंग प्रबंध लिख दीजिएगा। इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। बस इसको आप लोग समझ लीजिए कि अगर प्रसव के दौरान एक्लेम्पसिया वाले पेशेंट को कुछ देख रेख करना हो तो कैसे करेंगे, तो नंबर 1 स्थिति, नंबर 2 स्थिति, नंबर 3 और नंबर 4 स्थिति, कौन सी स्थिति में क्या होगा ये आपको मैंने पढ़ा दिया। आप एक बार खुद से इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपके ऊपर कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में PDF दे रहा हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदी में ही सिर्फ मिल रहा है और इंग्लिश में नहीं है, तो फिर उनको और दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ही PDF में हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है, फिर भी सवाल पूछते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। तो एक्लेम्पसिया और प्री एक्लेम्पसिया दोनों पढ़ा चुके हैं। अब आज के बाद आप लोग दोनों को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि दोनों में से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। ओके, धन्यवाद।